केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कुछ सीखने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में, जो 11th का फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है आपका? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के बारे में बेसिकली यहाँ से हमारी केमिस्ट्री की जर्नी स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले ये समझते हैं केमिस्ट्री में कुछ भी पढ़ने से पहले कि केमिस्ट्री होता क्या है। व्हाट इज केमिस्ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल? तो व्हाट इज केमिस्ट्री? व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री होता क्या है? ठीक है, तो केमिस्ट्री क्या है भाई? जैसे कि आपको पता है कि साइंस के बहुत सारे क्या होते हैं, उसके बहुत तरह के फील्ड्स होते हैं, जैसे कि फिजिक्स होता है, ठीक है, बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी में जैसे बॉडीज होते हैं, फिर हमारे ऑर्गन्स कैसे वर्क करते हैं, उन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वैसे केमिस्ट्री भी एक ब्रांच है साइंस का, जिसके अंदर हमें केमिकल्स या फिर मैं ऐसे बोलूं कि मैटर्स के बारे में बात करनी होती है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के मैटर्स जो होते हैं उनके बारे में हमें बात करनी होती है। क्या क्या बातें करनी होती है, तो एक एक करके समझते हैं। पहले केमिस्ट्री होता क्या है? तो ब्रांच ऑफ साइंस है, ब्रांच ऑफ साइंस है, साइंस that deals with matter। या फिर मैं बोलूं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर। तो ये एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं? ये एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं? जैसे कि मैं बात करूं कि मैटर किससे बना हुआ है, कंपोजिशन ऑफ मैटर हो गया। डिफरेंट एस्पेक्ट्स मतलब कौन से डिफरेंट एस्पेक्ट्स? जैसे कि कंपोजिशन ऑफ मैटर, कंपोजिशन मतलब कैसे कोई मैटर बना हुआ है, कंपोजिशन ऑफ मैटर। जैसे कि वाटर, तो वाटर कैसे बना है? H2O, दो हाइड्रोजन से और एक ऑक्सीजन के एटम से बना है, या कोई और एटम और कोई सब्सटेंस, तो वो कैसे बना हुआ है। ठीक है, तो वो चीज हो गया। तो आपका क्या हो, कंपोजिशन ऑफ मैटर। दूसरा क्या है भाई? स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, कि स्ट्रक्चर क्या है उस मैटर का, वो दिखने में उसका स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो क्या है, ये हो गया। तीसरा क्या होता है भाई? उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। मैटर की प्रॉपर्टीज होती है ना, जैसे मैं बात करूं कि जो आपका वाटर होता है, वाटर की प्रॉपर्टी क्या है कि आग वगैरह को बुझा सकता है, इट इज अ फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज कर सकते हैं। हाँ, वैसे ही आपका क्या होता है कि जैसे कि मैं बोलूं जो ऑक्सीजन वगैरह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेल वगैरह करते हैं, जिससे वो क्या होता है। या फिर मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो होता है लीव्स वगैरह जो क्या बोलते हैं यूज करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करने के लिए, अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए। तो उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज वगैरह होती है किसी भी मैटर की, तो उन प्रॉपर्टीज को हमें पढ़ना है। ठीक है, एक बात हो गई, तो ये क्या हो गया कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। नेक्स्ट बात अगर करें तो प्रॉपर्टीज के बाद क्या आता है कि इन जो भी मैटर मेरे पास है उनको अगर अलग अलग कंडीशंस पे रखा जाए, अलग अलग कंडीशन मतलब कि अलग अलग, अगर हमने प्रेशर चेंज कर दिया, टेम्परेचर चेंज किया, या फिर मैंने उसमें कुछ मिक्स कर दिया, तो वो कैसे बिहेव करती है, उसके बिहेवियर को, तो वो भी हमें इसमें पढ़ना होता है। तो वो आपका हो गया प्रॉपर्टीज हो गया। प्रॉपर्टीज के अंदर आ गया है, मैं बोलूं दूसरा जो आपका आ जाएगा क्या कि बिहेवियर ऑफ मैटर एट डिफरेंट कंडीशंस, एट डिफरेंट कंडीशंस। तो डिफरेंट कंडीशंस, तो बेसिकली क्या है, केमिस्ट्री जो है हमें इन सब चीजों के बारे में बताती है, किसी मैटर के बारे में। ठीक है, तो केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ मैटर। और क्या है डिफरेंट एस्पेक्ट मतलब कि कंपोजिशन क्या है किसी मैटर का, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ना होता है हमें, वो भी काफी मजेदार होता है। प्रॉपर्टीज क्या होती है उस मैटर की, ठीक है, कि किस तरह से बिहेव करता है, क्या है, और बिहेवियर वगैरह अलग कंडीशंस में किस तरह से बिहेव करते हैं, उन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं, किसमें, केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में केमिस्ट्री क्या है। अब बात करते हैं आगे कि केमिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं, चलो ठीक है मैटर के बारे में जाना, लेकिन क्यों जाना मैटर के बारे में। ठीक, केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस है कि हमारे रियल लाइफ में, या कुछ है भी या नहीं है, तो उस चीज को समझते हैं। तो केमिस्ट्री का हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है।
इंपॉर्टेंस की अगर बात करें, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, किसी भी चीज को ऐसे तो पढ़ना बेवकूफी होगी, बिना मतलब किसी चीज को पढ़ना वो तो बेवकूफी ही होगी। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री को जो हमें पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़े केमिस्ट्री, उसका एक रीजन देखते हैं। आज के टाइम में अगर हम बात करें, ऐसा शायद ही कोई घर होगा जहाँ पे मेडिसिन वगैरह यूज नहीं होती, जहाँ पे मेडिसिन वगैरह यूज नहीं होती। आपके दादा दादी या फिर पापा मम्मी कोई भी हो, या फिर इवन हम लोग खुद भी, क्या होता है कोई ना कोई कभी ना कभी मेडिसिन की जरूरत होती है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे बहुत तरह तरह की, क्या बोलते हैं, बहुत तरह तरह के डिजीज वगैरह होते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं या फिर उनसे प्रॉब्लम्स होती है, जिसके कारण हमें मेडिसिन की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, तो क्या हो गया मेडिसिनल फील्ड में, इन मेडिकल फील्ड में, ठीक है। और तो और बात करें अगर कि जो अभी कोरोना वगैरह का जो चल रहा है उसमें भी अगर आप देखोगे तो उस वक्त जो इस वक्त जो हम लोग वो यूज कर रहे हैं एक आपका इसके लिए, जो इस चीज से लड़ने के लिए, वो भी तो केमिस्ट्री का ही चीज है। या फिर आप कभी मान लो किसी को कोरोना वगैरह हो गया है, या किसी तरह कोरोना की बात करते हैं, कोरोना वगैरह अगर हो गया है तो वो जब जाता है आपका कहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह में, तो उसको जो दवाई वगैरह देती है वो भी तो क्या होता है पूरी तरह से क्या बोलते हैं केमिकल्स ही होते हैं, केमिकल से ही बनाए जाते हैं। तो मेडिसिनल फील्ड में है, मेडिकल फील्ड में इसका पूरी तरह से यूज होता है। ठीक है, दूसरा अगर बात करें इन फूड फील्ड, या फिर मैं बोलूं इन फूड्स में कैसे होता है भाई, जैसे कि आज के टाइम पे जैसे कि इतना पॉपुलेशन हो गया है, तो उन पॉपुलेशन को फीड कैसे किया जा सकता है, तो उसके लिए हम लोग फर्टिलाइजर यूज करते हैं, जिससे क्या होता है क्रॉप्स जो है उसको बढ़ाया जा सके, जो क्रॉप्स का अमाउंट है उसको, या फिर क्रॉप जो है वो ढंग से क्या वो सही से ग्रो करे, इसलिए हम लोग फर्टिलाइजर वगैरह यूज करते हैं। इसमें यूज करते हैं फर्टिलाइजर हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गए, या फिर मान लो कि क्रॉप्स तो लग गए लेकिन उसके अंदर क्या होता है बहुत तरह के आपके कीटाणु वगैरह, बहुत तरह की चीजें लग जाती है उसके अंदर, इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, पेस्ट वगैरह बहुत लग जाते हैं, तो उससे उसको बचाने के लिए क्या यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। ये सब भी तो क्या है केमिकल से होती है, पेस्टिसाइड्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें यूज की जाती है। अच्छा हाँ, और भी जैसे कि आप वेफर्स खाते हो या फिर और भी चीजें खाते हो जो कि क्या होता है कि काफी महीने पुरानी होती है, ठीक है, उनको प्रिजर्व करके जाता है। तो प्रिजर्व कैसे करते हैं उसको, उसके लिए प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं, वो भी क्या होता है केमिकल ही होता है। तो ये सब देख सकते हो कि फूड वाले फील्ड में भी काफी ज्यादा यूज होता है अपन केमिस्ट्री का। और अगर बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, अगर बात करें तो एक बात बताओ कि क्या कोई गाड़ी बिना पेट्रोल बिना डीजल वगैरह के चल सकती है क्या, बिना केरोसिन के चल सकती है क्या, या कोई फ्यूल वगैरह या गैस वगैरह के बिना चल सकती है क्या, बिल्कुल भी नहीं चल सकती। और वो सब क्या होते हैं, जितने फ्यूल्स वगैरह हैं वो सब होते क्या है, केमिस्ट्री तो होता है, वो भी तो केमिकल्स ही तो होते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे केमिकल्स ही होते हैं। तो ऑल फ्यूल्स आर केमिकल्स, ऑल फ्यूल्स आर also result of chemistry, ठीक है, ये भी क्या केमिस्ट्री का रिजल्ट है। और अगर बात करें कि जैसे कि हम बात करें जैसे कि हम जींस वगैरह पहनते हैं या दूसरे और बहुत तरह की चीजें यूज करते हैं, ठीक है ना, तो वो सब क्या होता है, वो सब का जैसे जितने भी सिंथेटिक आपके जो ये होते हैं कपड़े होते हैं, सिंथेटिक क्लोथ्स वगैरह होते हैं, वो सब क्या होते हैं, वो क्या होते हैं उनको कि नेचुरली तो वो प्रोड्यूस होते नहीं है, उनको फैक्ट्रीज वगैरह बनाया जाता है केमिकल्स वगैरह की यूज करके, और वो सब काफी ड्यूरेबल होते हैं, काफी कंफर्टिंग भी होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो वो सब कैसे बनाया गया है, वो भी तो क्या है, केमिकल का ही यूज है। ठीक है, तो मैं बोलूं अगर ऑल सिंथेटिक क्लोथ्स, जैसे कि आपका रेयॉन होता है, आपका टेरिलीन होता है, एक्सेट्रा, एड कंफर्ट एंड लग्जरी आवर लाइफ, ये सभी तो क्या केमिकल्स ही तो है। ठीक है,
इतनी सारी चीजें आपकी। हाँ, आज के टाइम में जैसे कि जैसे जैसे आपका जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस है, रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कोयला वगैरह हो गया आपका, जितने भी फ्यूल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जितने भी फ्यूल्स आपके होते हैं जैसे पेट्रोल डीजल, ये सब क्या है, ये आने वाले वक्त में क्योंकि सब कंपोज इसका ये कभी ना कभी खत्म होने वाली है, तो उसके लिए क्या, उसके लिए दूसरा ऑप्शन आया है जो आपका होता है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी और ये न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, केमिस्ट्री की जो देन है, केमिस्ट्री का गिफ्ट है टू अस। तो इन सब चीजों की बात करें, और ये तो बस कुछ एक दो ही है, कुछ एक ही बात है, और भी ना जाने इसकी तरह कितने सारे चीजें हैं जो कि क्या करती हैं, जो केमिस्ट्री ने हमें एज ए गिफ्ट के रूप में लिया है, और इसको स्टडी करके और भी सारी चीजें निकाली जा सकती है। फ्यूचर में और भी स्टडी वगैरह हो रही है जिससे अलग अलग तरह की फील्ड में और भी इसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब आपके यूज हो गए। और अगर बात करें केमिस्ट्री का, कैसे केमिस्ट्री का इतना सारा यूजेस तो है, लेकिन साथ में केमिस्ट्री के कारण कुछ डिफिकल्टीज भी हमें फेस करनी पड़ी है, कुछ इसके कारण हमें हम पे इफेक्ट भी आता है। तो वो देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है जो कि केमिस्ट्री कॉज करती है। प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय केमिस्ट्री। कैसे ऐसी प्रॉब्लम है जो केमिस्ट्री कॉज करती है, जैसे कि पहली बात करें, जैसे कि मानते तो हैं कि इंसेक्टिसाइड्स होता है या पेस्टिसाइड्स वगैरह होता है, इससे क्या होता है, क्रॉप्स वगैरह को जो नुकसान वाले कीड़े वगैरह जो होते हैं, पेस्ट होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनको मार तो देते हैं ये लोग, लेकिन क्या होता है, इनको खा के या फिर इनके कांटेक्ट में आके बहुत तरह के ऐसे एनिमल्स भी हैं, बहुत तरह के ऐसे बर्ड्स भी हैं जो कि जिनकी हालत बहुत जो हेल्थ वगैरह उनसे बहुत उनकी खराब हो जाती है, और कुछ बर्ड्स तो ऐसे हैं जो कि क्या हो रहे हैं, इन सब के चक्कर में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स use are harmful lower temperature body से harmful body से higher temperature body harmful for birds, जब तक कोई सुपर एक्सटर्नल वर्क, ठीक है। और बात करें कि केमिकल्स के कारण क्या होता है, इतने सारे केमिकल्स, उनका पोल्यूशन भी खूब क्रिएटेड होते हैं। जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती है वो अपने बहुत तरह के केमिकल वाला पानी होता है, या फिर केमिकल्स जो उनके आपके क्या बोलते हैं, चिमनी वगैरह से जो निकलती हैं, बॉयलर वगैरह से जो निकलती है, वो सब क्या होता है आपके एयर के अंदर जाता है और एयर को या फिर वाटर वगैरह को पॉल्यूट करता है। बहुत सारे केमिकल्स ऐसे भी होती है जिनको जो फैक्ट्रीज वाले हैं वो उसको कहीं ना कहीं डंप कर देते हैं सॉइल में, तो उसके कारण सॉइल पॉल्यूशन वगैरह भी होता है, जिससे क्या होता है अलग तरह का पॉल्यूशन भी क्रिएट करता है। तो केमिकल्स are causing different pollutions, तो कहने का मतलब ये है कि केमिस्ट्री को क्या है कि सिंपल सी बात है कि केमिस्ट्री को अगर ढंग से यूज किया जाए, केमिस्ट्री की स्टडी अगर ढंग से की जाए तो क्या होगा, हम सही सेफ साइड में रहेंगे, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। लेकिन अगर मिसयूज करेंगे तो वो किसी भी चीज का अगर मिसयूज करते हैं तो वो क्या होता है, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता ही करता है, ठीक है। तो हमने बात जो स्टार्ट की थी वो बात की थी केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में हमने पढ़ा कि इट इज स्टडी ऑफ मैटर। तो भाई मैटर क्या होता है उसका हम बात करते हैं। व्हाट इज मैटर? व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है? तो भाई मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा चीज जो कि जिसका कुछ मास होता है, which has some mass and occupies some volume, उसी occupies some volume और occupies some space, उसी को हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। anything that have some mass and occupy some volume,
occupy some space or volume, उसी को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ठीक, कुछ भी चीज, कुछ भी आपकी बुक्स हो गई, आपके आसपास जो भी चीज दिखती है सबके सब मैटर के अंदर आती है। जिसका कुछ मास है और जो जिसको रखने के लिए थोड़ी जगह चाहिए होती है, जो जगह स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उन सबको मैटर कहते हैं। जैसे कि ये हो गया, ये जो ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड ने इसकी जगह ले ली है, इस वाली जगह पे रख दिया है, इस वाली जगह को इसने ऑक्यूपाई कर लिया है। अब क्या है कि जिस जगह पर ब्लैक बोर्ड रखा, क्या मैं वहां पर कुछ और चीज रख सकता हूँ? नहीं, जब तक मैं इसे ना हटाऊं तब तक मैं इसकी जगह पे कुछ और रख ही नहीं सकता। ठीक है, और इस ब्लैक बोर्ड का, ये जो व्हाइट बोर्ड है, कुछ मास भी है, तो क्या है, ये मैटर कहलाएगा क्योंकि इसके अंदर मास भी है और इसमें कुछ जगह जो है वो ऑक्यूपाई भी किया है। तो ऐसा कोई भी चीज जिसमें कुछ मास होता है और जो कुछ ना कुछ जगह घेरता है, which occupies some space, is called matter। कुछ भी। अच्छा, मैटर की बात करें तो मैटर को भी क्या कर सकते हैं, बहुत तरीके से इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मैटर की अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो बहुत ही यूज वैसे तो होता है। मैटर को अगर बोला जाए ब्रॉडली, दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। मैटर को अगर क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको दो बेसिस पे कर सकते हैं। क्या? एक आपका फिजिकल बेसिस पे, फिजिकल क्लासिफिकेशन हो सकता है इसका एक क्लासिफिकेशन, और दूसरा होता है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, केमिकल का क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या आ गया भाई? फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है कि तीन तरीके से इसको क्या बोलते हैं, मैटर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं उसके फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग। जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसका हमें पता ही होता, बचपन से पढ़ते हुए आते हैं क्या भाई कि सॉलिड वो होता है जिसमें क्या होता है, जिसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है और जिसका जो आपका शेप है वो भी फिक्स रहता है हमेशा। तो वॉल्यूम फिक्स्ड, वॉल्यूम फिक्स्ड, शेप फिक्स्ड। जबकि अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में क्या होता है कि इसका वॉल्यूम तो फिक्स रहता है लेकिन शेप फिक्स नहीं रहता। ठीक है, वॉल्यूम जो है वो तो फिक्स रहता है लेकिन इसका जो शेप है वो फिक्स नहीं रहता। जैसे कि मान लो कि पानी है, किसी बोतल, मान लो किसी ग्लास के अंदर आपने पानी रखा है, उसको उस ग्लास को, मान लो उस ग्लास के पानी को किसी दूसरे उससे बड़े ग्लास में रख दोगे तो वो उस ग्लास का शेप ले लेगा। मानते हैं उसी ग्लास के पानी को अगर आप बोतल के अंदर डाल दोगे तो उस बोतल का शेप ले लेगा वो वाटर। उस वाटर को अगर आप किसी कटोरे के अंदर, बाउल के अंदर दोगे वो बाउल का शेप ले लेगा। कहने का मतलब ये है कि उसका जो क्या बोलते हैं, जो लिक्विड होता है, लिक्विड का क्या होता है कि जो ये होता है शेप जो तो फिक्स नहीं होता है। अब जिस कंटेनर में रख दोगे उसी कंटेनर का वो शेप ले लेता है। ठीक है, तो बट जो आपका शेप इज नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड। तीसरा बात करें गैस का, तो गैस में ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही आपका शेप फिक्स होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें केमिकल क्लासिफिकेशन करें तो केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं मैटर का वो तीन तरीके के होते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है, एक हो गया आपका एलिमेंट, एक होता है आपका कंपाउंड और एक होता है आपका मिक्सचर। तो इनके बारे में थोड़ा सा लोग ढंग से यहाँ पे पढ़ते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, इसका बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बहुत ढंग से आपने
क्या बोलते हैं 11th 9th 10th 8th ये सब आप पढ़ते आते हैं कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैसेस क्या होता है, उनके बारे में बहुत ढंग से पहले से पढ़े होते हैं। हम जो अपने स्टडी को अच्छी करेंगे वो हम लोग एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर करने की कोशिश करेंगे। तो एलिमेंट्स क्या होता है भाई, पहली बात करते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स किसे कहते हैं? एलिमेंट जो है वो तो प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक है ना, प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना, विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, उसको हम एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे कि मैं बोल दूं कि आयरन की रॉड है, सपोज करो मैं बोलूं कि आयरन की रॉड है, तो आयरन की रॉड किससे बनी होगी? आयरन के पार्टिकल्स से, आयरन के एटम से बनी होगी, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? मेरी एलिमेंट कहलाएगा, आयरन वगैरह। तो एलिमेंट्स क्या होता है? प्योर सब्सटेंस substance made up of same type of particles, एक ही तरह के पार्टिकल से बने हुए जो आपका सब्सटेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस कहते हैं, इसको हम एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे कि और भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि मैं बोलूं कॉपर, मान लो मैं बोलूं कि कॉपर का एक रॉड ले लूं, तो कॉपर रॉड किससे बना होगा? कॉपर के एटम से, ठीक है, कॉपर के एटम से बना होगा। वैसे मैं बोलूं अगर किसी और चीज का रॉड ले लूं तो वो उसी चीज से बना होगा। तो ये सब क्या होता है? आपका प्योर सब्सटेंस होता है, प्योर सब्सटेंस, और ये एलिमेंट के अंदर आता है, ठीक है। इसके क्या क्या हो सकते हैं? जो एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं आपके? एलिमेंट्स जो आपके हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, जो मैं बोल रहा था ना कि सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। तो ये पार्टिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं? ये जो पार्टिकल है वो पार्टिकल क्या क्या हो सकता है? तो इट कैन बी एटम, या फिर मैं बोलूं इट इज एटम ही होता है, बेसिकली इट इज एटम, ठीक है ना, ये आपके एटम्स होते हैं। फिर बात करते हैं कंपाउंड का। कंपाउंड की अगर बात करें तो कंपाउंड किसे कहते हैं? कंपाउंड क्या होता है? इट इज मिक्सचर ऑफ two or more elements. It is mixture of two or more element. एक, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है। और ये मिक्सचर क्या किस तरीके से होता है वो भी समझिए। मिक्सचर टू एलिमेंट्स in a fixed proportion. एक फिक्स प्रोपोर्शन में एलिमेंट्स का मिक्सचर तो है, ये बिल्कुल ही एलिमेंट का मिक्सचर है, लेकिन क्या एक फिक्स प्रोपोर्शन में जब होगा तभी हम उसको एक पर्टिकुलर टाइप का कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि सपोज करो हम बोलते हैं वाटर, सपोज करते हैं वाटर की बात करते हैं, वाटर की बात करें, वाटर एक कंपाउंड है, ठीक है, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O। इसमें हम क्या देख सकते हैं? इसमें दो हाइड्रोजन का एटम होता है और एक ऑक्सीजन का एटम होता है, दो हाइड्रोजन का एटम होता है और एक ऑक्सीजन का एटम होता है। अगर हम बात सुनो, ठीक है, अगर हम H3O लिखते हैं, सपोज कीजिए अगर H3O लिखते हैं तो क्या हम इसको वाटर कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ कंपोजिशन चेंज हो गया, यहाँ पे जो हाइड्रोजन, यहाँ प्रोपोर्शन चेंज हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का 3 एटम है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का 3 एटम हो गया, तो हम इसको वाटर नहीं कह सकते। कहने का मतलब ये है कि कंपाउंड में जो है वो भले उसके अंदर क्या होता है कि आपका प्रोपोर्शन एटम्स या जो भी चीज इससे बना है वो एटम्स का बेसिकली होता है, तो उसका प्रोपोर्शन फिक्स होना बहुत जरूरी है, तभी हम उसको कंपाउंड कह सकते हैं, ठीक है। वरना अगर इन दोनों में एग्जांपल भी देखा जाए तो ये भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, ये भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बना है, दो एलिमेंट से ही बना है, इन दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ये भी बना है, लेकिन इसमें प्रोपोर्शन क्या है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का? 2:1 का है, जबकि इसमें हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन है वो 3:1 है, तो प्रोपोर्शन चेंज हो गया। तो अगर प्रोपोर्शन जब चेंज हो जाए तो हम उसको सेम कंपाउंड तो नहीं बोल सकते, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कंपाउंड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि वो मिक्सचर तो होता है, लेकिन द मिक्सचर जो होता है उसमें जो एटम्स होते हैं जिसके कंस्टिट्यूट जिनसे ये बना होता है उसका प्रोपोर्शन जो रहता है वो कुछ फिक्स रहता है, ठीक है। ये वाली बात भी समझ में आ गई है। आगे बढ़ बात करते हैं। एक बात और है क्या कि कंपाउंड जो होते हैं, कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिलकर बना होता है ना,
उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी और कंपाउंड की प्रॉपर्टी दोनों बहुत ही अलग होता है। ठीक है, तो क्या है, एक नोट क्या है कि कंपाउंड शोज your compounds have different properties than their constituent elements। जिस एलिमेंट से मिलकर बना है उससे कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन और वाटर की बात करूं, आपको पता होगा कि हाइड्रोजन के बारे में बोलते हैं कि एक इनफ्लेमेबल गैस है। ठीक है, हाइड्रोजन वो खुद ब खुद जलता है, जबकि ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो इट इज सपोर्टर ऑफ कंबशन, एक खुद जलता है और दूसरा जो है वो आपका सपोर्टर होता है कंबशन का। लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या बना लेते हैं, वाटर। और वाटर क्या करता है, आग को बुझाने का काम करता है, इट इज अ फायर एक्सटिंग्विशर। तो देख सकते हैं कि एक तरफ दोनों के दोनों जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो आग कहीं ना कहीं जो कंबशन होता है उस कंबशन को बढ़ावा देता है, लेकिन जब ये आपस में मिक्स हो जाता है तो ये पानी ये जो आग को बुझाने का काम करता है। तो देख सकते हैं कि कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी अपने दोनों एलिमेंट से कितनी अलग है। ठीक है, ऐसे बाकी जितने भी होते हैं वो सब उनकी प्रॉपर्टी इस तरह की बहुत ही अलग होती है अपने एलिमेंट से। ठीक है, और एक बात क्या कि अच्छा हम कंपाउंड के मिक्सचर वगैरह ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि CO2 हो गया। अच्छा हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें भी देख सकते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों कार्बन और ऑक्सीजन से मिला है, लेकिन इसमें प्रोपोर्शन, इसमें क्या है, जो प्रोपोर्शन है वो क्या है 1:2 का है कार्बन और ऑक्सीजन का, कि कार्बन के एक एटम और ऑक्सीजन का 2 एटम, तो 1:2 का है, जबकि यहाँ पे 1:1 का है रेशियो। ठीक है, तो इस तरीके का प्रोपोर्शंस वगैरह फिक्स्ड होता है किसी भी कंपाउंड के अंदर। ठीक है, बात करते हैं, तो ये हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, बहुत सारे आप जितना चाहे वो ले सकते हैं, आपका ग्लूकोज वगैरह हो गए, ग्लूकोज हो गया, आपको शुगर वगैरह हो गए, जो चीज आपको लेना ले लो, सब की सब चीज आपके कंपाउंड्स में आएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं थोड़ा सा। अच्छा एक बात और जो नोट करने वाली बात है वो क्या कि कंपाउंड्स जो होते हैं, कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, फिजिकल क्या बोलते हैं, मतलब फिजिकल चीजों का यूज करके, जैसे कि फिल्टर करके, ठीक है ना, फिजिकल चीजों का यूज करके हम उसके जो एलिमेंट जिनसे वो बने उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर क्या होता है, तो मिक्सचर क्या होता है, इट इज मिक्सचर, इट इज मिक्सचर of 2 or more compounds or elements in any proportion, ठीक है। ये क्या बोल रहा है भाई कि मिक्सचर क्या होता है, तो मिक्सचर जो होता है सिंपली इट इज मिक्स, ये भी मिक्सचर ही है। मिक्सचर भी क्या होता है, ये भी एक मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स का, या फिर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट का। बट ये मिक्सचर में क्या होता है कि प्रोपोर्शनल कोई दिक्कत नहीं होता, वो किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स हो सकता है। ठीक है ना, जो कंपाउंड्स, दो कंपाउंड्स मान लो या दो एलिमेंट्स मान लो, उसमें क्या होता है, इसमें प्रोपोर्शन कहीं फिक्स नहीं होता, इसके लिए क्या प्रोपोर्शन फिक्स था, जबकि इसमें क्या होता है प्रोपोर्शन फिक्स नहीं रहता। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे बात करूं, जैसे कि मान लो कि सॉल्ट है NaCl और वाटर। एक बात बताओ, जैसे वो मैंने वाटर ले लिया और वाटर में नमक डाल दूं, तो क्या अगर 50 ग्राम डालूंगा तभी उसको मैं क्या बोलते हैं नमक पानी बोलूंगा, क्या NaCl का सॉल्यूशन बोलूंगा। उसमें मैं जितना NaCl चाहूं, जितना वो घुल रहा है उसके अंदर, उन सबको मैं NaCl का सॉल्यूशन ही बोल सकता हूं। ठीक है, उन सबको मैं NaCl का मिक्सचर, NaCl और वाटर का मिक्सचर बोलूंगा। ठीक है, उसमें क्या है कि कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि भाई इतना ग्राम पानी के अंदर इतना ग्राम NaCl डालोगे तभी उसको मिक्सचर बोलोगे, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता।
इसमें आप कितना भी चाहे वो ऐड कर सकते हैं, वो सबका सब आपका सॉल्ट का सॉल्यूशन कहलाएगा, NaCl सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो कोई चीजें फिक्स नहीं होती है, आपका प्रोपोर्शंस वगैरह, एक बात। ठीक है, तो यही चीज है कि एनी प्रोपोर्शन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात क्या है, इसकी जो दूसरी बात है या फिर मैं बोलूं नोट करने वाली बात है, वो क्या नोट करने वाली चीज है कि इसमें क्या होता है, जो जिससे एक मिक्सचर बना होता है, जिससे कोई भी मिक्सचर बना होता है, ठीक है ना, उसके जो उसके कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस जो होते हैं, उन कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस और मिक्सचर की प्रॉपर्टी दोनों सेम होती है। ठीक है, तो मिक्सचर या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर is same as of its constituent। ठीक है, जो उसके कंस्टिट्यूएंट की जो प्रॉपर्टी है वही मिक्सचर की भी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये तीन तरह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं मैटर का, फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल आपको पता ही है, सॉलिड लिक्विड गैस होता है, और केमिकल क्या होता है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, जिसको हमने यहाँ पे देख लिया। अच्छा, एक बात और, मिक्सचर भी दो तरीके के होते हैं एक्चुअली, ये चीज मेरा रह गया, मिक्सचर भी दो तरीके के होते हैं। ठीक है, मिक्सचर में क्या होता है भाई, एक होता है आपका होमोजेनियस मिक्सचर और एक होता है आपका हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस और एक होता है हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सचर किसे कहते हैं भाई, तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है कि अगर थ्रू आउट द किसी मिक्सचर के में थ्रू आउट द कंपोजिशन अगर सेम हो जाए, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, कंपोजिशन remains same throughout the mixture। इसका मतलब क्या है, थ्रू आउट द मिक्सचर कंपोजिशन रिमेन सेम। जैसे कि मान लीजिए कि मैं सॉल्ट वाटर ले रहा हूं, ठीक है, सॉल्ट वाटर मतलब नमक का पानी ले रहा हूं सपोज कीजिए। ठीक है, नमक का पानी मैंने मिक्स कर दिया नमक को पानी के अंदर, और अगर उसको कांच की ग्लास से आप देखोगे तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे नमक ज्यादा है या फिर यहाँ नमक कम है। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा लग रहा है नमक की मात्रा, या फिर यहाँ पे कुछ अलग चेंज आ रहा है, यहाँ पे कुछ अलग टाइप का चेंज आ रहा है ग्लास के अंदर। ठीक, ऐसा नहीं दिखेगा आपको, थ्रू आउट द कंपोजिशन, थ्रू आउट द मिक्सचर आपको लगेगा कि हर जगह पे सारी चीजें एक जैसी है, लगभग सारी चीजें एक जैसी ही लगती है। ठीक है, तो इस तरह के कंपोजिशन को, इस तरह के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस, जहां पे कंपोजिशन बिल्कुल सेम है, उसको हम क्या कहते हैं, ये होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। और हेटेरोजेनियस मिक्सचर किसे कहते हैं, कंपोजिशन does not remain same everywhere या throughout the mixture। जैसे कि सपोज कीजिए कि मैं क्या करूं, एक पानी के अंदर नमक पहले डाला था, अब एक काम कर रहा हूं, मैं उसके अंदर रेत डाल दे रहा हूं, मैं सैंड ऐड कर रहा हूं। तो सैंड ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, सैंड के पार्टिकल्स जो है वो नीचे आके बैठ जाएंगे, क्योंकि भारी होते हैं, नीचे आके आराम से बैठ जाएंगे डिपो आपके जो बॉटम पे। तो अगर थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा कि नीचे में सैंड है और जबकि ऊपर में वाटर वगैरह है। तो क्या ये कंपोजिशन सेम हुआ क्या, नीचे में आपका सैंड है लेकिन ऊपर में तो सैंड नहीं है ना, यानी अलग अलग जगह पे जो चीजें हैं वो अलग अलग चीजें पड़ी हुई है, कंपोजिशन बिल्कुल अलग है, नीचे में सैंड पार्टिकल्स पड़े हैं जबकि ऊपर में उसके ऊपर से वाटर का पार्टिकल्स दिख रहे हैं। तो इस तरह का कंपोजिशन जो होता है इसको हम बोलते हैं नॉन होमोजेनियस कहते हैं, या फिर इसको हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। इसका और भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि क्या करूं मैं, ऑयल को अगर पानी के अंदर डाल दूं, ऑयल और पानी का मिक्सचर करूं, तो आप देखोगे कि कई बार क्या होता है कि ऑयल जो है वो वाटर की सरफेस पे तैर रहा होता है और पानी नीचे होता है। ठीक है, ऑयल पानी की सरफेस पे तैर रहा होता है और वो जो तो नीचे होता है। तो क्या ये भी होमोजेनियस हुआ क्या ये मिक्सचर जो ये होमोजेनियस मिक्सचर कहलाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऊपर में ऑयल है जबकि नीचे में पानी है। तो थ्रू आउट द जो मिक्सचर है वो कंपोजिशन सेम तो नहीं हो पाया। तो इस तरह के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस, ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहते हैं।
बात करते हैं थोड़ा एटम्स के बारे में। एटम्स क्या होता है? एटम्स के बारे में अगर बात करें तो एटम्स क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसको हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। एटम की खासियत क्या है कि एटम जो होता है, कुछ एटम्स, कुछ एलिमेंट्स का एटम होता है कैन एग्जिस्ट फ्रीली, और कुछ एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते। तो लिखते हैं एटम का डेफिनेशन हम लोग कि क्या होता है? स्मॉलेस्ट particle of any element, किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल which may or may not exist freely। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसको हम एटम्स कहते हैं। ठीक है, और एटम क्या है? फ्रीली एग्जिस्ट भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। कुछ एलिमेंट का जो एटम्स होता है वो फ्रीली एग्जिस्ट करता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं एटम्स ऑफ आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है ना, ये क्या कैन एग्जिस्ट फ्रीली। इसके जो एटम्स होते हैं कैन एग्जिस्ट फ्रीली। इनके एटम्स सबसे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, फ्रीली ऐसे रह सकते हैं एटमॉस्फेयर में, या फिर कहीं भी फ्रीली पाए जा सकते हैं। बट टॉकिंग अबाउट कुछ एटम्स होते हैं, कुछ एलिमेंट के एटम, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, या फिर मैं बोलूं दूसरे कोई एटम्स होते हैं, तो उनके दूसरे एलिमेंट्स होते हैं, उनके एटम जो थे फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वेयरएज एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन does not exist freely, ठीक, ये इस तरह से फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक, तो वो किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। तो ये तो था एटम्स। अब बात करते हैं थोड़ा मॉलिक्यूल के बारे में। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं भाई? तो मॉलिक्यूल्स भी क्या है? ये भी क्या स्मॉलेस्ट पार्टिकल ही है, ठीक है ना। इसकी बात करें, these are the molecules are smallest particles of an element, किसी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, और कंपाउंड which exist freely, ठीक है ना। किसी भी एलिमेंट या फिर किसी कंपाउंड का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि फ्रीली एग्जिस्ट करता है नेचर में, ठीक है, जो फ्रीली एग्जिस्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे सपोज कीजिए, जैसे मैं यहां लिखता हूं एलिमेंट का नाम, और यहां पे लिखता हूं एग्जिस्ट एज, ये एलिमेंट का नाम, और यहां एग्जिस्ट कर लिख रहा हूं। जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन, एक मेरा एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है? तो इट एग्जिस्ट एज आपके H2 मॉलिक्यूल के रूप में, H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल में क्या है कि दो हाइड्रोजन एटम साथ में कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दो हाइड्रोजन कंपाउंड जो है आपस में साथ में एटम्स जो साथ में मिलके H2 मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। वैसे अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है O2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में। इसमें भी दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, जो ऑक्सीजन के एटम साथ में बॉन्ड फॉर्म में, मतलब साथ में कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, O2। वैसे आपका मैं अगर बात करूं दूसरे एटम्स भी होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, दूसरे और भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि नाइट्रोजन की अगर बात करें, नाइट्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है? N2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में,
यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो नाइट्रोजन के एटम साथ में कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं अरे ये सब तो क्या आपकी, अच्छा हाँ एक और होता है आपके ये हीलियम्स वगैरह की बात करें, हीलियम गैस, तो हीलियम कैसे एग्जिस्ट करता है, हीलियम एग्जिस्ट करता है He एटम के फॉर्म में, He फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। एक हीलियम का एटम ऐसे ही घूम सकता है, ठीक है ना, हीलियम का एक एटम ऐसे ही घूम सकता है, इसी तरह से एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली। इसमें एक या दो मॉलिक्यूल्स की जरूरत नहीं पड़ती, एक या दो एटम्स की, बल्कि सिंगल एटम्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर ये तो था मॉलिक्यूल्स के लिए, या फिर मैं बोलूं ये तो था किसके लिए, आपका किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। और कब क्या होता है, लेकिन मॉलिक्यूल जो होता है वो सिर्फ एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं होता, बल्कि किसी कंपाउंड का भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो सकता है। तो जैसे मैं बात करूं कि जो मेरा वाटर होता है, तो वाटर किस तरह से एग्जिस्ट करता है फ्रीली, तो वो एग्जिस्ट करता है H2O मॉलिक्यूल के फॉर्म में। वाटर कैसे एग्जिस्ट करता है फ्रीली, तो H2O मॉलिक्यूल के फॉर्म में, जिसमें क्या है कि दो हाइड्रोजन का एटम और एक ऑक्सीजन का एटम साथ में है। बात समझिए थोड़ा सा कि वाटर का सबसे स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, वाटर एक कंपाउंड है, इसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा है, तो वो होता है H2O मॉलिक्यूल, जिसमें क्या हो रहा है कि दो हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम लगे हैं, इस तरह से ही कंबाइंड है। उसके बाद अगर वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एग्जिस्ट करता है, एक कार्बन का एटम और दो ऑक्सीजन का एटम साथ में CO2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ऐसे, ठीक है। वैसे अगर अमोनिया की बात करें तो अमोनिया कैसे एग्जिस्ट करता है, अमोनिया एग्जिस्ट करता है आपका NH3 मॉलिक्यूल के फॉर्म में, जिसमें हम क्या देख सकते हैं कि इसमें एक नाइट्रोजन एटम और तीन हाइड्रोजन एटम साथ में कंबाइंड हो चुके हैं और इसी तरह से वो एग्जिस्ट करते हैं NH3 के फॉर्म में। तो इस तरीके से क्या है कि मेरा कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इंडिपेंडेंटली, और उस इंडिपेंडेंटली जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो भी है वो क्या बोलते हैं, एलिमेंट का जो भी इंडिपेंडेंटली या फ्रीली जो एग्जिस्टेंस है उसी को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कोई एलिमेंट या कंपाउंड फ्रीली, उसी को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके यहाँ पे दे रखा है। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब थोड़ी बात करते हैं हम लोग डाल्टन्स लॉ की, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ी सी डाल्टन्स लॉ की, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखो डाल्टन्स, ठीक है, डाल्टन की अगर बात करें तो डाल्टन वाज द फर्स्ट पर्सन टू से एनीथिंग अबाउट मैटर और एटम, टू टॉक अबाउट मैटर, ठीक है। इससे पहले वैसे लोग और भी आए थे डाल्टन्स के पहले एटम्स के बारे में बात करने के लिए, बट सही से वो लोग कुछ भी सही से बात नहीं कर पाए थे। लेकिन डाल्टन वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने एटम को लेके थ्योरी दी थी। अगर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी वगैरह की बात करें या फिर जो भी चीज है उसमें क्या हुआ, डाल्टन वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने बताया था, एटम्स को लेके थ्योरी दी थी। और ये थ्योरी जो थी ना अपने टाइम पे, डाल्टन्स के टाइम पे बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड थी, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा इसको तवज्जो मिला था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस मिला था। और लोग आफ्टर द कमिंग ऑफ दिस थ्योरी लोगों ने सच में पहले मैटर को पढ़ना स्टार्ट किया, मैटर के बारे में जानना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी थी डाल्टन की। तो डाल्टन्स ने क्या क्या कहा था एटम्स को लेकर, थोड़ा वो देखते हैं। तो इसकी जो थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग था, ही सेड कि all the matters are made up of very smaller या फिर smaller indivisible particle called atoms। क्या कह रहा है कि कोई भी मैटर दुनिया का हो
वो सबके सब क्या है, एक बहुत ही छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बने हैं, और उसी इंडिविजुअल पार्टिकल को उसने क्या नाम दिया था, एटम। इंडिविजुअल का मीनिंग क्या है भाई, इंडिविजुअल मतलब जिसको फर्दर डिवाइड ना किया सके। ये पहले से इतना छोटा है कि इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सके। इसकी डायरेक्टर्स के अकॉर्डिंग ये था कि मान लो कि मान लो कि एक मैटर है, सपोज कीजिए कोई भी एक मैटर है, उसको अगर आप कट करते जाओ मान लो यहां से मैंने कट किया तो इतना बचा, फिर मैं इसको यहां से कट किया तो फिर इतना बचा, फिर इसको यहां से कट किया इतना बचा। तो अगर मान लो कि मैं इसको फर्दर डिवाइड करता जाऊं तो एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे वो मैटर इतना छोटा हो जाएगा कि उसको फर्दर डिवाइड ही नहीं किया जा सके, वो फर्दर इंडिविजुअल हो जाए, ठीक है ना। तो उसने बोला कि वही सबसे छोटा पार्टिकल जो है उसको एटम कहेंगे, ठीक है। ये वाली बात थी, लेकिन ये वाली बात जो थी गलत साबित हुई थी, ठीक है ना, इट वाज रॉन्ग। व्हाई बताएंगे आपको, ठीक है। दूसरी चीज क्या थी, इसने कहा था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, या फिर ऑल द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल in all respect, that is mass, size etc. क्या कह रहा है भाई सब, ये कह रहा है कि सेम एलिमेंट का एटम जो होता है, किसी भी सेम एलिमेंट का जो एटम होता है, सारे के सारे एटम किसी सेम एलिमेंट के वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं, ठीक है ना। उन सारे एटम, मान लो कि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का जितना भी एटम्स होगा वो सबके सब आइडेंटिकल होगा, उनका मास सेम होगा सारे एटम्स का, उनका साइज सेम होगा, उनका शेप सेम होगा, सब कुछ सेम होंगे, ठीक है ना। ये बात उसने कही थी कि सेम एलिमेंट का जितने भी एटम्स होते हैं वो सबके सब बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, उनके साइज में, शेप में, मास में, ठीक है। बट ये वाली बात भी रॉन्ग साबित हो गई थी, ये वाली बात भी ये बाद में रॉन्ग निकली थी। थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट की बात करें तो इसने कहा था कि मास, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एटम्स differ in masses, shape, etc. इसने क्या बोला कि अगर मान लो कि अगर दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, अलग अलग एलिमेंट्स का जो एटम्स होता है वो बिल्कुल अलग होता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, इसने ऐसा कहा था, ठीक है ना। और डिफरेंट क्या क्या चीज में होता है, जैसे कि उनका मास अलग होगा, उसका वॉल्यूम अलग होगा, उसका शेप अलग होगा, इस चीज को लेके। तो ये वाली बात भी जो थी बाद में फर्दर समझ में आ रहे थे, ये वाली बात भी रॉन्ग निकली थी, ये वाली बात भी थी वो भी रॉन्ग निकल गई थी। क्यों रॉन्ग निकल गई थी इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। चौथी बात जो इसने बोली थी, इसने ये बोला था कि मान लो किसी कंपाउंड में जो एटम्स, किसी कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए जब एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो दे कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो। इसने क्या कहा कि एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मान लीजिए जैसे एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल की बात करें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन जो है उसका रेशियो कितना है, 1:2 का। तो देख लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन किस रेशियो में कंबाइन हुआ है, 1:2 के। कार्बन का एटम और ऑक्सीजन का एटम आपस में किस रेशियो में क्या बोलते हैं, कंबाइन हुआ है, तो 1:2। और ये क्या है आपका, ये आपका एक होल नंबर रेशियो है ना, ऐसा तो नहीं है कि ये 0.1/2:1 के रेशियो में मिला है,
या फिर 1/2:1 के रेशियो मिला है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल होल नंबर रेशियो मिला है, या 1/3:1/2 के रेशियो 1/3 के रेशियो मिला, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। कैसा किस फॉर्म में मिला है? बिल्कुल एक सिंपल होल नंबर रेशियो के फॉर्म में एग्जिस्ट किया है, ठीक है। तो ये बात उसने कही थी। चौथी बात बोल रहा हूं। पांचवी बात क्या था उसने? डाल्टन के अकॉर्डिंग था कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed। क्या कह रहे हैं कि हम एटम को ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं, मतलब ना ही हम कोई न्यू एटम क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही हम किसी एग्जिस्टिंग एटम को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये था किसका? डाल्टन का कहना, ठीक है। ये वाली बात, तो ये वाली बात भी क्या थी? गलत साबित हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं 6 और लास्ट पॉइंट जो है वो ये कि एटम्स जब मैं बोलूं होल एटम्स टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। इसके अकॉर्डिंग क्या है? होल एटम्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि कभी भी अगर केमिकल रिएक्शन में एटम्स इन्वॉल्व होंगे तो ऐसा नहीं हुआ कि हाफ एटम इन्वॉल्व हो रहा है, या फिर 1/4 एटम इन्वॉल्व हो रहा है, या 1/2 एटम इन्वॉल्व हो रहा है, या फिर 2.5 एटम इन्वॉल्व हो रहा है। नहीं, ऐसा कभी नहीं। कभी भी एटम्स इन्वॉल्व होंगे तो हमेशा क्या होगा? होल नंबर में ही इन्वॉल्व होंगे। 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम, इस तरीके से, ठीक। कभी ऐसा नहीं होगा कि हाफ एटम या 1.5 होगा या 2.5 एटम्स, ऐसा कभी नहीं होगा। कभी भी होगा तो होल नंबर पूरा का पूरा एक एटम ही इन्वॉल्व होता है। 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, ठीक, इस तरीके से। तो ये सब चीजें जो थी ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी। आगे देखते हैं कि ये जितने भी पॉइंट्स थे उसमें गलत क्या हो गया था एटम, ठीक है। तो वो सब चीजें हम देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो थी उसकी ड्रॉबैक्स क्या थे। ये थ्योरी बहुत दिन तो उस वक्त तो काफी ज्यादा जबरदस्त तरीके से चली थी, लेकिन बाद में इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स आए थे, ठीक है, जिससे कि थ्योरी जो थी फेल हो गई। तो उस थ्योरी की ड्रॉबैक्स क्या थे वो बात करते हैं। तो ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या थी, इसके बारे में बात करते हैं। पहला देखिए, पहली बात उसने क्या बोली थी कि एटम जो होते हैं वो इंडिविजिबल होते हैं, ठीक है। एटम जो होते हैं, तो मैं इसी से एक्सप्लेन करता जाता हूं कि जो पहला पॉइंट जो था उसका, ठीक है ना, पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या था आपका कि इससे बोला था एटम्स आर इंडिविजिबल, बट एटम्स इंडिविजिबल नहीं होते हैं। एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल, एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल, इंडिविजुअल नहीं होते, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल नहीं होते हैं। एटम्स कैन बी डिविजिबल, ठीक है ना। एटम्स को डिविजिबल, एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स में। एटम्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रोटॉन्स, एटम्स कैन बी further divided into protons, electrons and neutrons, etc. बहुत से तरीकों क्या बोलते हैं, एटम्स को फर्दर और भी डिवाइड किया जा सकता है। एटम जो है इसके अकॉर्डिंग ये था कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, ठीक है। एटम जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। एटम को फर्दर और डिवाइड किया ही नहीं जा सकता है।
एटम्स को फर्दर और तोड़ा जा ही नहीं सकता है, इसके अकॉर्डिंग ये था, इट कैन नॉट बी फर्दर कट। लेकिन क्या होता है, अभी ऐसा पाया गया है कि एटम्स के अंदर ही बहुत सारी चीजें होती है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात इसकी गलत हो गई। दूसरी बात और क्या थी, सेकंड पॉइंट इसने ये कहा था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। एटम्स ऑफ, इसकी बात यहाँ पे करते हैं, पॉइंट नंबर 2 पे आता है। पॉइंट नंबर 2 क्या था, इसने क्या बोला कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर ऑलवेज आइडेंटिकल। लेकिन अभी क्या है, पाया गया है आइसोटोप्स, और आइसोटोप्स के बारे में अब क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते क्या है, तो आइसोटोप्स होते हैं एलिमेंट ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट which have different atomic mass। तो isotopes are atoms of same element having different atomic mass, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है C12 और एक होता है C14। इसमें C12 का देखें तो इसका मास कितना होता है, ये होता है 12 AMU, और अगर C14 की बात करें तो इसका मास कितना होता है, इसका मास होता है 14 AMU, ठीक है ना। AMU क्या होता है, एटम्स को नापने के लिए एक यूनिट यूज होता है मास का, जैसे कि हम लोग केजी को, आलू वालू किसी चीज को नापने के लिए हम लोग केजी यूज करते हैं, केजी या ग्राम यूज करते हैं, वैसे एटम्स के मास को नापने के लिए हम AMU यूज करते हैं, यूनिट जो है वो AMU होता है। तो आप देख सकते हैं ये C12 हो या C14 हो, ये दोनों आइसोटोप ही कार्बन का, ये कार्बन के ही एटम्स है, ये कार्बन 12 या कार्बन 14, ये दोनों कार्बन की एटम्स है, लेकिन इनका मास अलग अलग है। तो ये वाली बात गलत हो गई कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट मासेस, ओके, ये आइडेंटिकल नहीं होते हमेशा। ये एग्जांपल हो गया, या फिर आप जैसे क्लोरीन की बात कर ले, क्लोरीन एटम जो होता है, क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है Cl क्लोरीन हो गया, या फिर सबसे वो जो हम लोग पढ़ते हैं कॉमन हाइड्रोजन एटम की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन एलिमेंट है, इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक आपको पता ही है कि आपका H1 H2 एंड H3, इसका मास कितना होता है, इसका मास जो होता है वो होता है 1 AMU। हाइड्रोजन ड्यूटेरियम है, H2 का मतलब ड्यूटेरियम है, इसका मास कितना होता है, इसका होता है 2 AMU, और इसका मास कितना होता है ट्रिशियम का, ये होता है 3 AMU। तो आप देख सकते हैं कि सेम एलिमेंट के एटम्स का भी मास अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो ये पता चलता है आइसोटोप से। थर्ड पॉइंट इसका क्या था कि एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट डाइफर इन मास एंड शेप। क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 3 की बात करें कि अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनका मास भी अलग होता है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। एक होता है आपका आइसोबार्स करके एक स्पीशीज पाया जाता है, तो आइसोबार्स क्या होता है, तो आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स which have same mass, ठीक है ना। कि आइसोबार्स क्या होता है, आइसोबार्स अलग अलग एलिमेंट्स के ही एटम्स होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं जिनका लेकिन मास सेम होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कार्बन 14 एंड नाइट्रोजन 14, ठीक है ना। कार्बन 14, यहाँ पे इसका भी मास 14 है, कार्बन ये कार्बन का एक एटम है जिसका मास क्या है 14 ग्राम है, 14 AMU है, और ये नाइट्रोजन का एक एटम है जिसका जो मास है वो 14 ग्राम है। तो आप देख सकते हैं कि 2 अलग अलग एटम्स हैं, 2 अलग अलग एलिमेंट्स के ये एटम्स हैं, लेकिन इनका मास क्या है, सेम है। तो ये वाली बात भी इसकी जो थी कि अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स का जो मास होता है वो अलग होता है, ये वाली बात भी गलत हो गई। हम देख सकते हैं कि दोनों का जो एलिमेंट, 2 अलग अलग एलिमेंट्स का मास भी सेम है, तो ये वाली बात भी गलत हो गई थी। उसके बाद क्या था, अब नेक्स्ट पॉइंट जो गलत हुई थी वो ये थी
कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एटम्स क्या है, अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 5 की, पॉइंट नंबर 1 2 3 तो गलत हुआ था, फोर्थ अभी भी लगता है, फिफ्थ की अगर बात करें कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नहीं, एटम्स को अब आज के टाइम पे एटम्स को क्रिएट किया भी जा सकता है, मतलब एक न्यू एटम हम खुद से बना भी सकते हैं, और न्यू और एक एग्जिस्टिंग एटम जो कि एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे पता चला, न्यूक्लियर रिएक्शन से। तो मैं लिख देता हूं यहां पे कि एटम्स कैन बी क्रिएटेड, एक्चुअली कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरा बेरिलियम का एक एटम है, उस पे जब अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग करवाई जाती है, बेरिलियम के एक एटम में जब अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग करवाई जाती है तो मुझे उससे कार्बन का एक एटम मिलता है और न्यूट्रॉन मिलता है, साथ में न्यूट्रॉन मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि बेरिलियम के एक एटम से मैंने क्या करवा दिया है, एक कार्बन प्रोड्यूस कर दिया है, मैंने बेरिलियम को मैंने डिस्ट्रॉय किया और उससे मेरा कार्बन प्रोड्यूस हो गया। तो हम देख सकते हैं कि हाँ भाई एटम्स को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और उससे न्यू एलिमेंट मुझे मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। तो इस तरीके से क्या है कि डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी में बहुत सारे फॉल्ट्स हैं जिसको हमने अभी देख लिया है। अब थोड़ी एटम्स के बारे में बात करते हैं। एटम्स की बात करें तो हमें पता ही है एटम्स में क्या क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, उसमें क्या होता है, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन किसमें, आपके न्यूक्लियस में, और उसके चारों ओर क्या होता है, आपका ऑर्बिट्स होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन ये क्या होता है, आपका न्यूक्लियस है, और ये क्या है आपके, ये सब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं। बेसिकली यही होता है किसी एटम की अगर बात करें तो। अगर देखा जाए इन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, जैसे मान लीजिए ये मेरा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और अगर न्यूट्रॉन, इनकी की बात करें तो सर मैं इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, शो कैसे करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं या तो E लिख दो या फिर और E -1 0 से, इस तरह से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, या तो P लिख दीजिए या फिर हाइड्रोजन एटम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं और H+ ऐसे करके, ठीक है। न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं या तो आइदर N लिख दीजिए या फिर N 0 1 से, इस तरीके से क्या होता है, इनका रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर बात करें थोड़े से चार्ज की अगर बात करें तो इन पे चार्ज क्या होता है, इस पे चार्ज होता है वो माइनस, अगर मैं चार्ज की बात करूं तो चार्ज इस पे तो -E होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो +E होता है, और आपको पता होगा कि न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है वो क्या होता है, 0 होता है, कोई चार्ज नहीं होता इसके ऊपर। वेयर E की, यहाँ पे E की वैल्यू क्या है, इंपॉर्टेंट है कि E इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। चार्ज को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है कूलम। तो E की वैल्यू कितनी होती है, 1.602 × 10⁻19 कूलम। जैसे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा -1.602 × 10⁻19 कूलम, जबकि प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा +1.602 × 10⁻19 कूलम। अगर मास की बात करें इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के, अगर मास की बात करें तो मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31 kg। 9.1 इसका जो मास होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31 kg, जबकि अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का मास होता है 1.672 × 10⁻27 kg होता है, ठीक है। एक बात समझें, मास कितना है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 × 10⁻31 kg,
ठीक है। अगर प्रोटॉन की बात करें तो 1.672 into 10 to the minus 27 kg होता है। और अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। इसका मास कितना होता है 1.67, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे बस 4 आ जाएगा, into 10 to the power minus 27 kg। तो आप एक तरह से देख सकते हो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है आपका सेम होता है। क्या होता है ऑलमोस्ट सेम होता है। तो यहां से क्या हम एक वो प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या भाई कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो तो बहुत ही छोटा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, वैसे तो न्यूट्रॉन का मास हल्का सा ज्यादा होता है लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट सेम होता है किसके, मास ऑफ न्यूट्रॉन के। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे सिर्फ प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है उनके मास को, तो हम इलेक्ट्रॉन के मास को रिमूव कर सकते हैं, हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। ये कुछ वैसे ही बात हो गई कि अगर मैं बोलूं कि समुद्र में, इसमें किसी समुद्र के अंदर, किसी सी में, किसी ओशन में अगर मैं 1 ग्लास वाटर उसमें डाल दूं तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा वाटर के वॉल्यूम को, सी में या ओशन में वाटर के वॉल्यूम को क्या ही फर्क पड़ेगा। तो कुछ वैसा ही है कि अगर आप वाटर, वैसा ही है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास इतना छोटा होता है कि हम उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। ठीक है, एटम में उसका मास को नेग्लिजिबल मान सकते हैं। आगे बात करते हैं न्यूक्लियॉन्स की। न्यूक्लियॉन्स ये क्या होता है, ठीक है ना। न्यूक्लियस होते हैं पार्टिकल दैट एग्जिस्ट या दैट आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में रहने वाले पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। पार्टिकल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में रहने वाले पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियस कहते हैं। कौन कौन से पार्टिकल बताइए तो रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, एक होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ किसी एटम में बोलूं नंबर ऑफ न्यूक्लियस निकालो, नंबर ऑफ न्यूक्लियस निकालो, तो हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और जितने भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं उस एटम में, उसको हम ऐड कर देंगे सिंपल। तो उससे मेरा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस निकल जाएगा। इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। आगे बात करते हैं, जैसे कि अच्छा एक चीज और थोड़ा सा था इसमें, एक होता है AMU। AMU इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, या फिर और एक दूसरा भी होता है सेम चीज वैसे ही होता है, इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। ठीक है, यूनिफाइड मास, इनकी बात करें ये होते क्या है, AMU बोलो या फिर यूनिफाइड मास, ये होता क्या है, तो ये इट इज इक्वल टू, एक्चुअली क्या है, ये एटम के जो मास होते हैं, एटम का एक्चुअली मास होता है बहुत ही छोटा होता है। एटम, किसी भी एटम का जो मास होता है वो बहुत ही छोटा हो, उसके लिए किलोग्राम या ग्राम जैसे यूनिट यूज करना ये बिल्कुल गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं होगी उस, क्योंकि एटम का मास बहुत कम होता है, इसलिए हम उसके लिए क्या करते हैं, यूनिट यूज करते हैं वो भी बहुत छोटा यूनिट यूज करते हैं। और एटम के मास को क्या बोलते हैं, मेजर करने के लिए हम ये जो स्मॉलर यूनिट्स होता है AMU या फिर यूनिफाइड मास, इसका यूज करते हैं। ये क्या होता है, तो 1 AMU is equal to 1 AMU is equal to mass of, या फिर is equal to 1/12 mass of 1 C12 आइसोटोप ऑफ कार्बन। कार्बन का दो आइसोटोप्स है C12 एंड C14, तो C12 आइसोटोप जो होता है कार्बन का, उस कार्बन के एक एटम का भी 1/12 मास जो होता है वही 1 AMU इक्वल होता है।
कार्बन के, मैं फिर से बोलता हूँ, 1/12 मास ऑफ C12 आइसोटोप ऑफ कार्बन, उसी को हम क्या कहते हैं? 1 AMU। इसी तरह से डिफाइन होता है 1 AMU। ठीक है, क्या होता है भाई AMU की बात करें तो 1 AMU की अगर बात किया जाए तो 1 AMU क्या होता है कि AMU is a smaller unit to measure the mass of atoms। एटम्स के मास को मेजर करने के लिए हम जनरली ये यूनिट यूज करते हैं AMU वगैरह। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बात करें अगर तो 1 AMU इज इक्वल टू कितना होता है, या फिर मैं दूसरे वे में बोलता हूं कि मास ऑफ 1 प्रोटॉन। अच्छा एक मिनट, इसकी वैल्यू तो मैं पता नहीं रहेगा मेरा, एक AMU की वैल्यू ग्राम में या किलोग्राम में कितनी होती है वो तो बताना रहेगा, वो देख लेते हैं एक बार फटाफट कि 1 AMU is equal to 1.66 into 10 to power -27 kg। एक AMU की वैल्यू कितनी होती है, वो कितनी होती है 1.66 into 10 to power -27 kg। अगर आप देखो ध्यान से तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है ये 1.67 होता है, जो 1.674 10 to power -27 into 10 to power -7। ठीक है, अगर इनकी मास का अगर इससे कंपेयर करें 1 AMU का तो हम ऑलमोस्ट ऐसा कह सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है ये ऑलमोस्ट इज इक्वल टू 1 AMU। ठीक है, तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले तो इसको आप मार्क कीजिए, और दूसरी बात कि मास ऑफ प्रोटॉन is almost equal to 1 AMU। Similarly, mass of neutron is almost equal to 1 AMU। ठीक है, तो दिमाग के अंदर रखना है कि एक प्रोटॉन का या फिर एक न्यूट्रॉन का जो मास होता है ये 1 AMU के इक्वल होता है। ठीक है ना, 1 AMU के ये हमेशा इक्वल होता है, इस बात का ध्यान रखें। फिर एक और क्या होता है, एक चीज और होता है 1 AMU में, अगर इसको मैं ग्राम में कन्वर्ट करना है तो एक दूसरा एक और यूनिट आता है। ठीक है ना, क्या भाई कि 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम। ठीक है, 1/Na ग्राम। मेरे Na क्या है, तो Na जो है आपका, ये आपका एवोगैड्रोस नंबर होता है, एवोगैड्रोस नंबर होता है, which is equal to 6.022 into 10 to power 23। ठीक है, तो यानी एक एटम का मास जो होता है वो 1/6.022 into 10 to power 23 ग्राम्स के इक्वल होता है। ठीक है, इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान के अंदर हम लोग रखेंगे और आगे चीजें देखते हैं। ठीक है, चलिए एग्जांपल करते हैं और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक एटम है, सपोज करते हैं कि एटम है जिसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन पड़ा है और एक क्या है, न्यूट्रॉन है। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन पड़ा है, तो ये बताइए इसका मास कितना हो जाएगा, इसका मास कितना हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, एक प्रोटॉन का मास 1 AMU, एक न्यूट्रॉन का मास 1 AMU, तो टोटल मिला कितना हो गया 2 AMU। 2 AMU खत्म बात। दूसरा वैसे एक एग्जांपल और है कि मान लीजिए कि एक एटम है उसमें आपका 11 प्रोटॉन्स है एंड 12 न्यूट्रॉन्स है, तो बताइए इसका मास कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 11 प्रोटॉन्स का मास कितना होता है, एक प्रोटॉन का मास जैसे कि 1 AMU होगा, तो 11 प्रोटॉन्स का मास कितना हो जाएगा 11 AMU होगा। ठीक है, तो और वैसे ही न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं कि एक न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो 1 AMU होता है, तो आपके 12 जो प्रोटॉन्स है उसका मास कितना हो जाएगा 12 AMU। तो 11 AMU फॉर आपका प्रोटॉन का और 12 AMU फॉर
टोटल कितना हो गया 23 AMU। तो क्या हो गया आपका 20 इस एटम के लिए, इस पर्टिकुलर मतलब मैं बोलूं अगर एटम बोलूं या फिर मैं बोलूं न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है उनका मास कितना हो तो 23 AMU। ओके, ये वाली बात समझ में आ गई मुझे। आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ी बात की जाए अगर, तो बात करते हैं थोड़ा सा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। किसी एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसी भी एटम को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो देखते हैं। तो ये रहा रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ये रहा मेरा एटम का सिंबल, जैसे कि लिखते हैं हाइड्रोजन के लिए H लिखते हैं, ऑक्सीजन के लिए O लिखते हैं, तो वैसे ये मेरा सिंबल हो गया। यहाँ पे क्या होता है, इसके नीचे यहाँ पे होता है एटॉमिक नंबर और ये होता है एटॉमिक मास नंबर, ठीक है ना, ZAU, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ये जो A है इसको इस साइड भी आप लिखा जा सकता है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, इस A को आप इस साइड लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम एटम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये Z क्या होता है, ये Z क्या रिप्रेजेंट करता है, ये Z रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर Z रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इट इज इक्वल टू, इट इज एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। किसी भी एटम में, किसी भी न्यूट्रल एटम में, किसी भी न्यूट्रल एटम में जो आपका Z किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो किसी भी एटम में वो इक्वल टू है Z के। और ये A किसको रिप्रेजेंट करता है, A का मतलब होता है एटॉमिक मास नंबर, इसका मतलब होता है एटॉमिक मास नंबर। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये क्या होता है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है ना। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये आपका एटॉमिक मास नंबर होता है, ठीक है। ये ध्यान के अंदर रखें। आगे बढ़ते हैं, तो इसको लेके कुछ एग्जांपल्स वगैरह किया जाए, जैसे कि या फिर मैं यहाँ पे एक चीज और लिखता हूँ, देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं क्या हम कि A इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, A इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। चलिए एग्जांपल लेते हैं कुछ इसका, इस चीज को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा एक एलिमेंट है सोडियम, तो सोडियम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, Na से, ठीक है। इसको मैंने ऐसा लिखा है यहाँ पे ये और ये 23। तो ये बताइए सबसे पहले कि इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होगा, इसमें इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, जो Z होता है ये क्या है, इसका एटॉमिक नंबर और ये क्या एटॉमिक मास नंबर। तो मैं अभी क्या बताया थोड़ी देर पहले कि एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा वही मेरा एटॉमिक नंबर हो जाता है। यानी मेरा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा, Z के इक्वल which is equal to 11, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्योंकि ये एक न्यूट्रल स्पेसिस है, ये बात थोड़ा ध्यान के अंदर रखें, वैसे तो मैं बताऊंगा इसके बारे में। यहाँ पे न्यूट्रल स्पेसिस है, न्यूट्रल मतलब इसको कोई चार्ज वार्ज नहीं है। तो अगर न्यूट्रल स्पेसिस है तो उस केस में क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ आपका एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, ये भी 11 हो जाएगा। अब बात करते हैं 23। ये 23 क्या है, A इक्वल टू कितना है यहाँ पे 23 which is equal to, या फिर मैं ऐसा लिखता हूँ एक बार कि मुझे ये निकालना है नंबर ऑफ इसमें न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मुझे निकालना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, अच्छा एक बार और देख लीजिए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू A minus Z, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू A minus Z। तो यहाँ पे देखते हैं न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा 23, ये मेरा A है एटॉमिक मास नंबर, ये है मेरा, और ये मेरा क्या है Z है एटॉमिक नंबर। तो 23 - 11 यानी इक्वल टू 12।
तो इस तरह से मैं क्या निकाल, हमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन निकल गया है। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखते हैं। जैसे कि बात करें सल्फर, सल्फर को S से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, वो होता है 16 और एटॉमिक मास नंबर 32, ठीक है। तो मैं अगर बोलूं कि यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर Z के ऑलवेज इक्वल टू होता है। तो एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पे 16, तो ये 16 हो जाएगा। उसके बाद बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो क्योंकि एक न्यूट्रल स्पेसिस है, न्यूट्रल स्पेसिस किसे कहते हैं बच्चे, जिसमें कोई भी चार्ज ना हो उसको हम न्यूट्रल स्पेसिस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल के केस में हमेशा ध्यान रखिएगा कि एटम की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ आपका यह है एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। इन न्यूट्रल स्पेसिस क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन व्हिच इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 16, ठीक है। और बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, तो एटॉमिक मास नंबर में से हम एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं, तो 32 माइनस 16 which is equal to 60। तो इस तरह से क्या हमने निकाल ली, बहुत इजी है ना, ये वाली बात हो गई। अब इसमें थोड़ी सी चीजें सीखते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें सीखते हैं कि फॉर अ न्यूट्रल एटम की बात करते हैं। किसी न्यूट्रल एटम है, जैसे कि न्यूट्रल एटम सपोज कीजिए X Z A, एक न्यूट्रल एटम है X जिसका एटॉमिक नंबर है Z और एटॉमिक मास नंबर क्या है A। तो उस केस में क्या होता है, हमेशा क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ, यहां पे मैं लिख भी देता हूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड which is equal to number of, क्या होता है आपका, which is equal to atomic number Z। कहने का मतलब दैट इज इन न्यूट्रल स्पेसिस में क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू Z, ये होता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, उस केस में और क्या होता है भाई, उस केस में तो और इसमें कुछ बताने लायक बहुत नहीं है, तो ये ठीक है, चलिए ये वाली बात हो गई। दूसरा देखते हैं, इसको मैं मान लेता हूं, इसको बोलता हूं A केस, दूसरा केस लेता हूं B, for an anion, किसी अनायन के लिए, अनायन जिस पे क्या क्या नेगेटिव चार्ज हो, जैसे कि मान लीजिए ये एलिमेंट X है जिस पे -n चार्ज, -2 -3 चार्ज नहीं होता, O-2 या फिर n-3 F-1 ऐसे चार्ज होता है ना। तो वही मैं बोला किसी अनायन के लिए, अनायन पे चार्ज कितना -1 चार्ज है, ठीक है ना, -n चार्ज है, -n चार्ज है, तो यहाँ पे और इसका एटॉमिक नंबर मान लीजिए Z है और इसका एटॉमिक मास नंबर A है। तो उस केस में सुनिएगा, यहाँ पे अगर बोला जाए कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल ऑल, किसी भी केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो हमेशा एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, एक बात। दूसरी बात नंबर दो क्या होगा, किस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो जाएंगे इट विल बी इक्वल टू Z प्लस जितना भी चार्ज होगा ना उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। चलिए काम करते हैं इस पे चार्ज हम, क्योंकि न्यूट्रॉन को भी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और चार्ज को भी ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। मानते इस पे -a चार्ज है, तो इट विल बी इक्वल टू जो भी चार्ज होगा ना उसका मैग्नीट्यूड, ओके, जो भी चार्ज होगा उसका मैग्नीट्यूड, या फिर सिंपली a -1 है तो -1 है या -2 है, तो जो भी a की वैल्यू होगी वो यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात, तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू Z प्लस A हो जाएगी।
क्या होता है कि अनायन के केस में प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन से कम होती है, ठीक है ना। इन केस ऑफ किसमें, अनायन केस में प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन से कम होती है। थर्ड केस और देखते हैं सी। इसकी अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि 4 कैटायंस होते हैं, 4 कैटायंस में अगर देखें, कैटायंस किसे कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक है जिसमें चार्ज कितना है, प्लस A चार्ज, ठीक है ना, और उसका एटॉमिक नंबर है Z और एटॉमिक मास नंबर जो है वो है A। तो इस केस में अगर देखा जाए, बोला जाए इसमें सबसे पहले इसमें पहली बात कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू Z होता है, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, ठीक है। बात नंबर 2 की अगर बात करें कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इक्वल टू होंगे Z माइनस A। Z में जो भी चार्ज A है ना, A को माइनस कर दो तो माइनस A हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, थर्ड बात कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात, ओके फाइन। और एक चीज नोट करने वाली बात है क्या, कि इन ऑल थ्री केसेस, इन तीनों केसेस में अगर बात करें, इन सब में एक चीज कॉमन होता है क्या, कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू A माइनस Z। ये होता है कि हमेशा एटॉमिक मास नंबर से Z को माइनस करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा, ओके। तो आगे बात करते हैं, चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बोल दूं आपका S-2 है, सल्फर है जिसमें -2 चार्ज आ गया, ठीक है, और इसका मैं बोल रहा हूं कि इसका एटॉमिक नंबर है 16 और एटॉमिक मास नंबर जो होता है वो 32 होता है। तो बताइए इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स वगैरह क्या होगा वो देखते हैं। तो सबसे बात करते हैं प्रोटॉन्स का। प्रोटॉन की नंबरिंग कितनी हो जाएगी, तो प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू कितना होता है, Z के इक्वल, इट विल बी इक्वल टू 16, इट विल बी इक्वल टू Z व्हिच इज 16। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, ये इक्वल टू होता है Z, अनायन है ना, अनायन केस में क्या होता है, नंबर ऑफ अनायन केस में जब नेगेटिव चार्ज आता है तो उसके केस में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Z प्लस A। तो Z कितना है आपका 16, Z प्लस A होगा, तो Z कितना है 16 और चार्ज कितना -2 यानी 2 चार्ज है 2, तो 16 प्लस 2 18 यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे आपके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है कितने हो जाएंगे आपके 18। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछा जाए तो, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू कितना होता है, A माइनस Z, मतलब कितना हो जाएगा आपका 32 माइनस 16 व्हिच इज इक्वल टू 16। ये आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, इसे बात करते हैं हम लोग Al+3 चार्ज है, एल्युमिनियम में +3 चार्ज है, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 20, हां इसका 13 होता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास नंबर जो होता है वो होता है 27, ठीक। इसकी बात करें तो इसमें अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताओ, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हमेशा कितना होता है, Z के इक्वल ही होता है, तो कितना 30। अब अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन बताइए और न्यूट्रॉन बताइए, तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले भाई, इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले, क्योंकि कैटायन है ना, कैटायन इस पॉजिटिव चार्ज है, कैटायन किसे कहते हैं, जिसमें पॉजिटिव चार्ज जो स्पीशीज होता है उसको बोलते हैं कैटायंस, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो कैटायंस केस में हम लोग कैसे देखते हैं, देखिए कैटायंस केस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो होता है Z माइनस A, इट इज इक्वल टू Z माइनस A। तो Z की वैल्यू कितनी 13, Z की वैल्यू कितनी 13, और उसमें चार्ज कितना है, इसके ऊपर 3 चार्ज है, 3 को माइनस कर दो यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया 10, ओके। अब बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐसे निकाला जाता है A माइनस Z करके, तो हो जाएगा 27 माइनस 13 इज इक्वल टू आपका 14 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन जो भी है हमारा किसी तरह का भी कोई स्पेसिस दे रखा है उसमें सब आराम से निकाल सकते हैं।
तो आज का लेक्चर यहाँ पर हम लोग क्लोज करते हैं, आगे की चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।